12 साल बाद कैफे में वेट्रेस को मिला उसके बेटे का बाप, जो अब एक मिलियनेयर है। लास्ट पार्ट। मिसेस हरेरा ने बॉक्स माइकल की डेस्क पर रखा। मुझे ये सालों पहले तुम्हें दे देने चाहिए थे, उन्होंने कहा। लेकिन तुम्हारी माँ, उसने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। मेरी चुप्पी से मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई हो पाई। उनकी आंखें शर्म से भीग गईं। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। जब से मैंने उस लड़के को न्यूज में देखा है, तुम्हारा बेटा, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है जब तुम उस उम्र में थे। माइकल ने बॉक्स को सावधानी से खोला। अंदर दर्जनों लिफाफे थे, उम्र के साथ पीले पड़ चुके, सभी एक ही साफ सुथरे हाथों की लिखावट में, एंड्रिया सिमंस की ओर से, उसके नाम पर। तुम्हें ये कहां से मिले? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। तुम्हारी मां ने मुझे कहा था कि उसके भेजे किसी भी खत को जला दूं। मिसेस हरेरा ने कबूल किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने उन्हें छुपा लिया। माइकल ने पहला खत उठाया। तारीख थी एंड्रिया के कथित रूप से गायब होने के एक हफ्ते बाद का। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। माइकल, मैंने दर्जनों बार कॉल किया है, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद है। मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन गार्ड ने कहा तुम बाहर हो और मेरा मैसेज नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे तुमसे मिलना है। ये बहुत जरूरी है। इतना कि मैं खत में भी नहीं कह सकती। जैसे ही यह मिले, मुझे कॉल करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एंड्रिया। माइकल अगला खत पढ़ता गया, फिर अगला, हर एक पिछले से ज्यादा बेबस। आखिरकार आखिरी खत में एंड्रिया ने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा किया था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, माइकल। मैं डरी हुई हूं, अकेली हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों नहीं मिल रहे। अगर तुम वाकई हमसे कोई नाता नहीं रखना चाहते तो कम से कम ये बात मेरे सामने आकर कहो। मिसेस हरेरा चुपचाप देखती रही। जैसे जैसे माइकल के चेहरे के भाव सख्त होते गए। फोन मैसेज भी थे, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी मां ने वो भी रोक लिए थे। इन सब के लिए धन्यवाद। माइकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आवाज में गुस्सा छिपाते हुए। अब आप जा सकती हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, माइकल ने डेस्क फोन उठाया। सुसन, आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो और कार निकलवाओ। मुझे कुछ जरूरी काम है। दूसरी ओर एंड्रिया एक शांत कैफे के कोने की मेज पर बैठी थी, अपने तथाकथित सबसे अच्छे दोस्त टाशा के सामने, उस मीडिया हमले के बाद जो आज सुबह उसके अपार्टमेंट के बाहर हुआ था। मैं सब समझा सकती हूं, टाशा ने घबराते हुए एक पेपर नैपकिन को टुकड़ों में फाड़ते हुए कहा। क्या समझाओगी? एंड्रिया ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, आसपास सुनने वालों का ध्यान रखते हुए, कि तुमने मेरी जिंदगी के प्राइवेट डिटेल्स किसी मीडिया को बेच दिए। 12 साल की दोस्ती को बेच दिया। टाशा की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने मुझे $20,000 ऑफर किए थे, एंड्रिया। 20,000। तुम जानती हो, तलाक के बाद से मैं रेंट भी नहीं भर पा रही थी। तो तुमने मेरी प्राइवेसी, मेरे बेटे लियाम की जिंदगी को पैसों के लिए बेच दिया। एंड्रिया की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे तुम्हें सच में नुकसान हो, टाशा ने सफाई दी। बस उतना बताया जितना उन्हें कहानी के लिए चाहिए था। और चलो ईमानदारी से कहें, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। माइकल हैरिसन अरबपति है। सोचो लियाम के लिए क्या हो सकता है। एंड्रिया अविश्वास से टाशा को देखती रही। क्या तुम यही सोचती हो कि यह सब पैसों के लिए है? कम से कम थोड़ा बहुत तो है, टाशा ने आगे झुकते हुए कहा। तुमने सालों तक संघर्ष किया है, अकेले डबल शिफ्ट करके हर पैसे को गिनकर खर्च किया है। अब तुम्हारे बेटे का पिता कैलिफोर्निया का एक अमीर आदमी निकला है। तुम कहना चाहती हो कि तुमने एक बार भी चाइल्ड सपोर्ट, कॉलेज फंड या वो जिंदगी जो लियाम जी सकता है, उसके बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल, मैंने सोचा है कि लियाम को क्या मिलना चाहिए। एंड्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन मैंने उसकी तस्वीर इसलिए नहीं संभाल कर रखी थी, नहीं इसलिए कैफे की नौकरी ली थी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के पास, और न ही इसलिए बार बार हैरिसन एस्टेट के सामने से गुजरती रही सालों तक। तो फिर क्यों? टाशा ने पूछा।
एंड्रिया की आंखों में अचानक आंसू आ गए। क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी टाशा। क्योंकि मेरे अंदर का एक हिस्सा उससे कभी अलग नहीं हो पाया। भले ही मुझे लगा था कि उसने हमें छोड़ दिया। और क्योंकि लियाम को यह हक है कि वो जाने वो कहां से आया है। टाशा का चेहरा अब सच्चे पछतावे से भर गया। माफ कर दो एंडी। सच में मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, तुमने सोचा ही नहीं। एंड्रिया ने बात काट दी और टेबल से उठ गई। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से तुम पर भरोसा कर पाऊंगी। जैसे ही वह कैफे से बाहर निकली, उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज था। मैं माइकल हूं, हमें बात करनी होगी। मेरे पास वो सारे खत हैं, सब के सब। एंड्रिया फुटपाथ पर ठिठक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। वो खत 12 सालों बाद आखिरकार माइकल को उसके खत मिल ही गए थे। होटल स्वीट की बालकनी पर लियाम बैठा था, बंदरगाह में चलती बोट्स को देखता हुआ। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे पड़ोसी इमारतों से उसकी तरफ घूरते टेलीफोटो लेंस दिखाई नहीं दे रहे। मीडिया का केंद्र होना रोमांचक भी था और डरावना भी, ठीक वैसे ही जैसे उसने प्रसिद्ध के बारे में कल्पना की थी। उसका फोन फिर बजा। जेक का मैसेज था। भाई, तू ट्रेंड कर रहा है। पागलपन है ये। स्कूल कब वापस आ रहा है? लियाम हल्के से मुस्कुराया। स्कूल अब बहुत दूर की बात लग रही थी। सिर्फ 24 घंटों में उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई थी। अब उसके पास एक पिता था। एक ऐसा पिता जिसने शायद उन्हें छोड़ा ही नहीं था। स्वीट का दरवाजा खुला। लियाम ने अपनी मां की उम्मीद की, लेकिन अंदर माइकल हैरिसन खड़ा था। थोड़ा असहज, कंधे पर लेदर का मैसेंजर बैग लटकाए। तुम्हारी मां ने मुझे अंदर आने दिया, माइकल ने समझाया। वो कॉफी लेने गई हैं। कहा कि शायद हमें थोड़ी अकेले में बात करनी चाहिए। लियाम खड़ा हो गया, अचानक खुद को थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। हाय, हाय। माइकल धीरे धीरे उसके पास आया। ये अजीब है ना? हाँ, लियाम ने राहत की हंसी के साथ कहा। बहुत अजीब। थोड़ी देर में माहौल थोड़ा सहज हुआ, जब माइकल भी बालकनी की रेलिंग पर उसके बगल में खड़ा हो गया। खूबसूरत नजारा है, माइकल ने कहा। हमारे अपार्टमेंट से बेहतर है, लियाम ने माना। वहां से तो सिर्फ चाइनीज रेस्टोरेंट के डस्टबिन दिखते हैं। माइकल हंसा, वही टेढ़ी मुस्कान जो लियाम को आईने में खुद में दिखती थी। मैं भी कभी ऐसे ही जगह में रहता था, माइकल ने कहा। कॉलेज के बाद मेरी पहली अपार्टमेंट, पूरी जगह से कुंग पाव चिकन की महक आती थी। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। गाला इवेंट के लिए माफी, लियाम ने आखिरकार कहा। मम्मी बहुत नाराज है जिस तरह मैंने सब किया। हाँ, वो तरीका सही नहीं था, माइकल ने स्वीकार किया। लेकिन मैं समझता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। शायद तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही करता। सच में? लियाम ने पूछा। मैं बचपन में बहुत इम्पल्सिव था, आज भी कभी कभी हूं। माइकल ने बगल में खड़े अपने बेटे की तरफ देखा। लोग कहते हैं ये हैरिसन फैमिली ट्रेडिशन है। लियाम हल्के से मुस्कुराया। मम्मी कहती हैं मेरी जिद तुम्हारे जैसी है। वो शायद सही कहती हैं। माइकल अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। देखो, मुझे पता है ये सब बहुत जटिल है, और ये भी कि मैं 12 साल तक गायब रहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी के दौरान। मैं वो समय वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अब यहां हूं, अगर तुम मुझे रहने दो। लियाम ने माइकल के चेहरे को गौर से देखा, मानो खुद को ही देख रहा हो। क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ नहीं पता था? माइकल ने सिर हिलाया। दर्द उसके चेहरे पर साफ था। नहीं, अभी हाल ही में मुझे पता चला कि तुम्हारी मां ने कई बार मुझे बताने की कोशिश की। उसके खत, कॉल्स, सब रोक दिए गए थे। वो घर भी आई थी, लेकिन उसे भगा दिया गया, माइकल ने कहा। तुम्हारी मम्मी ने? लियाम ने अंदाजा लगाया। नहीं, ग्रांट। वो रुक गया। मिसेस हैरिसन, उसने सुधार किया। हाँ, माइकल ने पुष्टि की। मैं अब भी सब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी मां ने, और शायद तुम्हारी नानी ने, हम दोनों को अलग रखने की साजिश रची थी। लियाम की आंखें फैल गईं। मेरी नानी भी शामिल थी? मम्मा की मम्मी? पक्का नहीं कह सकता, माइकल ने स्वीकार किया। लेकिन मैं सच पता लगाने का इरादा रखता हूं।
वो अपने मैसेंजर बैग में हाथ डालता है और एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, सोचा तुम शायद इन्हें देखना चाहो। लियाम ने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें एंड्रिया के लिखे खतों का एक बंडल रखा था। वो खत जो उसने माइकल को भेजे थे। वर्षों में कागज नरम पड़ गया था। ये मम्मा के हैं? लियाम ने आश्चर्य से पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। जब वो तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी, तब उसने ये खत मुझे लिखे थे। खत जो आज तक मुझे कभी नहीं मिले। लियाम ने सावधानी से उन खतों को पढ़ना शुरू किया। 12 साल पहले उसकी मां के शब्द, उसका डर, उसकी उलझन, उसका प्यार। अब जाकर लियाम को समझ आने लगा कि उनसे कितना कुछ छीना गया था। सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक पूरा भविष्य जो एक युवा कपल साथ बिता सकता था। मेरे पास भी कुछ है, लियाम ने अचानक कहा। उसने अपना फोन निकाला, कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया और माइकल की ओर बढ़ा दिया। मम्मा को नहीं पता कि मैंने ये ढूंढ लिए हैं। माइकल ने नीचे देखा। फोन में कई तस्वीरें थीं। एंड्रिया और नवजात लियाम। एंड्रिया जन्मदिन का केक बुझाने में छोटे लियाम की मदद करती हुई। स्कूल की तस्वीरें, खेल टीम्स, साइंस फेयर। हर वो लम्हा जो माइकल की जिंदगी से चूक गया था। एक दृश्य यात्रा, एक गुम हो चुके बचपन की। मैं खुद को समझाता था, लियाम ने धीरे से कहा, कि तुम बस किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हो और एक दिन लौटोगे और हैरान रह जाओगे कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं। माइकल की आंखें छलक आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। मैं होता, हर लम्हे में होता। उसकी आवाज भावनाओं से भारी हो गई। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। लियाम ने सिर हिलाया। उसके सीने में जो जकड़न थी, अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। अब लगता है शायद यकीन कर सकता हूं। जब एंड्रिया कॉफी लेकर वापस आई, तो उसने उन्हें साथ बैठा देखा। माइकल ध्यान से सुन रहा था और लियाम उसे अपनी विंड टरबाइन डिजाइन के बारे में बता रहा था। दोनों की प्रोफाइल्स एक जैसी लग रही थीं, सांझ की रोशनी में नहाई हुई, जैसे किसी पुराने रिश्ते को फिर से आकार मिल रहा हो। शाम की धूप में हैरिसन एस्टेट चमक रहा था। जैसे ही माइकल ने अपनी कार गेट्स के अंदर मोड़ी, वो फैला हुआ मेडिटेरेनियन स्टाइल का मेंशन हमेशा एक घर से ज्यादा किसी म्यूजियम जैसा लगता था। लेकिन आज आज वो किसी क्राइम सीन जैसा लग रहा था, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई थी। माइकल ने अपनी मां को उनके स्टडी रूम में पाया। वो आराम से फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, जैसे दुनिया में कुछ बदला ही ना हो। एवलिन ने नजरें उठाई। उनके चश्मे नाक के सिरे पर टिके हुए थे। माइकल, मुझे तो लगने लगा था तुम भूल ही गए हो कि तुम रहते कहां हो। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन आंखों में सतर्कता थी। वो उनके चेहरे के भाव पढ़ रही थी। बोर्ड तुम्हारे स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है इस स्थिति पर। माइकल ने चुपचाप खतों का डिब्बा उनकी डेस्क पर रखा। मुझे लगता है पहले हमें इस स्थिति पर बात करनी चाहिए। क्या तुम नहीं सोचती? एवलिन ने डिब्बे की ओर देखा। उनकी संयम की परत एक पल के लिए टूट गई। ये क्या है? तुम्हें अच्छे से पता है ये क्या है? माइकल ने कहा। उसकी आवाज बेहद शांत लेकिन खतरनाक थी। एंड्रिया के खत, वो खत जो तुमने सुनिश्चित किया कि मुझे कभी ना मिले। माइकल, नहीं। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। मेरे पास 12 साल पुरानी सर्विलांस फुटेज है। मैंने मिसेस हेरेरा से बात की है। मुझे पता है तुमने क्या किया। एवलिन ने धीरे से चश्मा उतारा, थोड़ा वक्त खरीदने के लिए। तुम जो भी सोचते हो, मुझे पता है एंड्रिया यहां आई थी, मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट, मुझसे मिलने की गुहार लगाती हुई। मुझे पता है तुमने उसे भगा दिया। मुझे पता है तुमने उसे पैसे दिए थे ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। मैंने तुम्हारी रक्षा की, एवलिन ने सख्ती से कहा। तुम सिर्फ 20 साल के थे। तुम्हारा पूरा भविष्य सामने था। वो लड़की सब बर्बाद कर देती। वो लड़की वो लड़की वो थी जिससे मैं प्यार करता था, माइकल ने जवाब दिया। और वो सब कुछ जिसे तुम बचाना चाहती थी, मेरी कंपनी, मेरी रेप्यूटेशन, इनमें से कोई चीज महत्व नहीं रखती उसके सामने जो तुमने मुझसे छीन लिया। इतने भोला भाले मत बनो, एवलिन ने कहा। अब उसकी आवाज कड़वी थी। तुम बस एक लड़का थे
गर्मी की छुट्टियों का रोमांस। अगर मैं बीच में ना आती तो तुम एक वेट्रेस और उसके बच्चे के लिए हैरिसन लेगेसी बर्बाद कर देते। मेरा बेटा है, माइकल ने बीच में काटा। लियाम मेरा बेटा है, तुम्हारा पोता। एक बच्चा जिसने अपने पिता के बिना बचपन बिताया, तुम्हारे झूठों की वजह से। एवलिन की आंखें नरम नहीं हुई। हैरिसन नाम इस शहर में कुछ मायने रखता है। मैं उसे किसी स्कैंडल से खराब नहीं होने देती। तुम्हारे पिता भी वही करते। उन्हें इसमें मत घसीटो, माइकल ने चेताया। पापा कभी मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं रखते। तुम्हारे पिता यहां नहीं थे। एवलिन भड़क उठी। वो मर चुके थे और अचानक मुझे सारे मुश्किल फैसले अकेले लेने पड़े। वो लड़की कुछ नहीं थी, एक फेज जिससे तुम बाहर निकल ही जाते। और वो प्रेगनेंसी, जाहिर सी बात है, एक जाल थी। माइकल ने अपनी मां को देखा, शायद पहली बार सच में देखा। ठंडी, गणनात्मक, परिवार के नाम के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार, यहां तक कि अपना बेटा भी। अरे मुझे सच चाहिए मां, सारा का सारा, माइकल ने कहा। क्या एंड्रिया की मां भी इसमें शामिल थी? एवलिन के होंठ कस गए। एलिजाबेथ सिमंस हमारी व्यवस्था के लिए तैयार थी। उन्हें भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता थी। तो तुम दोनों ने मिलकर हमें अलग करने की साजिश रची, माइकल बोला। धोखा पहले से भी ज्यादा गहरा चुभ रहा था। क्या तुमने मुझे बताया था कि वो कभी आई थी? क्या तुमने कभी ये बताया कि उसने कॉल किया था? या बस मुझे यही विश्वास करने दिया कि पापा की मौत के बाद वो मुझे छोड़कर चली गई? मैंने तुमसे कहा था कि वो कॉलेज जल्दी चली गई। ऐसे कहना ज्यादा साफ था। ज्यादा साफ, माइकल ने कड़वाहट से दोहराया। तुमने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, सिर्फ चीजों को साफ रखने के लिए। वो अपनी मां से मुड़ा और कमरे के कोने में रखे एंटीक सेक्रेटरी डेस्क की ओर बढ़ा। उसके पिता की डेस्क, जहां एवलिन अपने निजी कागजात रखती थी। तुम क्या कर रहे हो? एवलिन ने पूछा, जैसे ही उसने एक छोटी सी चाबी निकाली जो वो मिसेस हेरेरा से उसी सुबह ले चुका था। बाकी सच ढूंढ रहा हूं, माइकल ने जवाब दिया और नीचे वाला दराज खोल दिया। अंदर, जैसे कि हाउसकीपर ने बताया था, एक चमड़े की जिल्द वाली डायरीज की गड्डी थी। उसकी मां की निजी डायरी, जो दशकों से सावधानी से लिखी गई थी। तुम्हें कोई हक नहीं है, एवलिन बोली, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। मुझे पूरा हक है, माइकल ने जवाब दिया और वो डायरी निकाली जिस पर 12 साल पहले की तारीख थी। तुमने मुझसे एक पिता होने का अधिकार छीना। तुमने लियाम से उसके पिता को जानने का अधिकार छीना। तुमने एंड्रिया से अपना फैसला खुद लेने का अधिकार छीना। उसने पन्ने पलटे जब तक उसे वो नहीं मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। उस गर्मी की एंट्रीज जब उसके पापा की मौत हुई थी, 15 जून। माइकल अब भी उस सिमंस लड़की से मिल रहा है, मेरे विरोध के बावजूद। मैंने साफ कर दिया है कि वो लड़की अनुपयुक्त है, लेकिन वो आंधा है अपने मुंह में। अपने पिता की मौत के बाद वो बागी हो गया है, मानो हैरिसन नाम और जिम्मेदारियां इतनी आसानी से त्याग दी जा सकती हों। 2 जुलाई, एलिजाबेथ सिमंस का आज फोन आया। लगता है हमारे बच्चों के रोमांस ने परिणाम दे दिए हैं। लड़की प्रेग्नेंट है और एलिजाबेथ उतनी ही सन्न है जितनी मैं। हमने तय किया है कि हम कल मिलेंगे, तय करने के लिए कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को कैसे संभालें। माइकल की उंगलियां डायरी पर कस गईं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया। उसकी मां की हर साजिश उसकी ही लिखी स्याही में खुलती जा रही थी। एलिजाबेथ सिमंस के साथ मिली भगत, कॉल्स को रोकना, खतों को एड्रेस अज्ञात कहकर लौटाना और फिर आखिर में गेट पर हुआ टकराव। 18 जुलाई, एंड्रिया की स्थिति अब सुलझ गई है। लड़की ने पैसे ले लिए, जैसा अपेक्षित था। एलिजाबेथ ने भरोसा दिलाया है कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए सैन डिएगो से बाहर भेज देगी। माइकल को कभी इस बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हैरिसन खून किसी वेट्रेस के नाजायज बच्चे से दागदार नहीं होगा। ये सब उसके भले के लिए है, मेरे भले के लिए, माइकल ने दोहराया और अपनी मां की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। तुमने खुद तय किया कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बिना ये सोचे कि मैं क्या चाहता था, मुझे क्या चाहिए था। तुम शोक में थे,
एवलिन ने बचाव में कहा। कमजोर थे, गलत फैसले ले सकते थे। मैं उससे प्यार करता था, माइकल ने सीधा जवाब दिया। और मैं अपने बेटे से भी उतना ही प्यार करता, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ता। जो भी पापा ने बनाया था, जो भी तुमने कुर्बान किया, और तब तुम कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाते। एवलिन की आवाज तेज हो गई, धार्मिक क्रोध से भरकर। कंपनी बर्बाद हो जाती, हमारा फैमिली नेम, हमारा फैमिली नेम, माइकल ने कड़वाहट से टोकते हुए कहा। बस वही तो मायने रखता था तुम्हारे लिए, है ना? मैं नहीं, मेरी खुशी नहीं, बस तुम्हारा कीमती हैरिसन विरासत। वो दरवाजे की ओर मुड़ा, डायरी हाथ में लेकर। उस डायरी के साथ तुम कहां जा रहे हो? एवलिन ने पूछा। एंड्रिया को दिखाने। वो सच्चाई जानने की हकदार है। अगर तुम उस दरवाजे से निकले मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेकर, तो मैं तुम्हारी बोर्ड पोजीशन को चुनौती दूंगी, एवलिन ने धमकी दी। कंपनी ट्रस्ट में अब भी मेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। माइकल रुका और पीछे मुड़ते हुए ठंडी मुस्कान दी। कर लो, मुकदमा करो मुझ पर, मेरी पोजीशन को चुनौती दो। पूरा हैरिसन खानदान का गंदा सच पब्लिक में उजागर करेंगे। मीडिया को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। एवलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। आजमा लो। माइकल की आवाज शांत लेकिन अडिग थी। तुमने ही सिखाया है मां, कभी धमकी मत दो जब तक उसे पूरा करने का इरादा ना हो। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, एवलिन ने पुकारा। उसकी आवाज अब उतनी सख्त नहीं रही। वो सिर्फ पैसों के लिए आई थी। तुम जानते हो वो लड़की कैसी है, जैसे अब फिर से वही कर रही है। माइकल ने दुखी होकर सिर हिलाया। एंड्रिया ने कभी तुम्हारा चेक भुनाया ही नहीं। मिसेस हेरेरा को वो चेक फटा हुआ मिला, कूड़ेदान में, उसके जाने के बाद। ये सुनते ही जैसे एवलिन पर शारीरिक चोट पड़ी हो, वो कुर्सी पर बैठ गई। अब वो सचमुच 70 साल की लग रही थी। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, उसने अंत में कहा। नहीं, माइकल ने सहमति में कहा। लेकिन मैं इतना तय कर सकता हूं कि अपने बेटे के साथ तुम जैसी गलतियां दोहराऊं नहीं। होटल स्वीट का दरवाजा खुला। एंड्रिया ने समझा कि रूम सर्विस होगी, जो उसने लियाम के लिए डिनर मंगाया था। लेकिन सामने माइकल खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ और हाथ में चमड़े की झिल्द वाली डायरी थी। क्या हुआ? एंड्रिया ने तुरंत पूछा, चिंतित होकर। मुझे सब कुछ मिल गया है, माइकल ने कहा। पूरी सच्चाई, जो मेरी मां ने किया और जो तुम्हारी मां ने उसमें मदद की। एंड्रिया का दिल बैठ गया। मेरी मां? तुम क्या कह रहे हो? माइकल ने डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। सब इसमें है, उसके अपने शब्दों में। एंड्रिया ने जैसे जैसे वो घातक एंट्रीज पढ़ी, उसके पांव जवाब देने लगे। वो धीरे से सोफे के किनारे बैठ गई और हर अधूरी कहानी की गुत्थी अब जाकर पूरी तरह खुल गई। मेरी मां जानती थी, वो फुसफुसाई। उसने हमें अलग रखने में मदद की। दोनों ने किया। माइकल ने पुष्टि की। अब वो उसके पास बैठ गया। मेरी मां ने तुम्हारे सारे कांटेक्ट मुंह तक नहीं पहुंचने दिए, और तुम्हारी मां ने तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं तुमसे या उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। एंड्रिया ने आंखें बंद कर ली। पुरानी यादें बाढ़ की तरह वापस आने लगीं। उसकी मां का जोर देना कि वो सैन डिएगो छोड़ दे, एरिजोना का वो सुविधाजनक नर्सिंग प्रोग्राम, बार बार यह कहना कि माइकल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वो 3 साल पहले मर गई, एंड्रिया ने धीरे से कहा। मुझे कभी पता ही नहीं चला, मैंने कभी शक तक नहीं किया। मेरी मां अभी जिंदा है, माइकल ने गंभीर स्वर में कहा। और हैरानी की बात है, उसे अब भी कोई पछतावा नहीं है। एंड्रिया ने उस बेडरूम की ओर देखा जहां लियाम सो रहा था, पिछले कुछ दिनों की भावनात्मक उथल पुथल से थका हुआ। हम उसे क्या बताएंगे कि उसकी दोनों नानियों ने उसके मां बाप को अलग रखने की साजिश की? हम उसे सच बताएंगे, माइकल ने दृढ़ता से कहा, कि हमारे परिवारों ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब हम उसे ठीक करेंगे, अभी से। एंड्रिया ने उसका चेहरा गौर से देखा, वही चेहरा जिसे कभी वो अपने आप से भी ज्यादा जानती थी। अब उन 12 सालों की कहानियां समेटे जो उन्होंने एक साथ नहीं बिताए थे।
क्या हम कर सकते हैं ये सब ठीक? उसने ईमानदारी से पूछा। इतने सालों के बाद? पता नहीं, माइकल ने स्वीकार किया। पर मैं कोशिश करना चाहता हूं, लियाम के लिए और शायद हमारे लिए भी। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, वही आंखें जो वो हर दिन अपने बेटे के चेहरे में देखती थीं, एंड्रिया के दिल के चारों ओर बनी रक्षा दीवारों को चीर गईं। 12 सालों में पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या हो अगर हम फिर से कुछ वापस पा सकें जो हमसे छीन लिया गया था? क्या हो अगर वो प्यार जो लियाम की वजह बना, खत्म नहीं हुआ था, बल्कि बस दफन हो गया था, इंतजार में कि कभी फिर से जिंदा हो? एक दिन में एक कदम, उसने धीरे से कहा। ना कोई वादा, बस एक रास्ता। उनकी दो अलग जिंदगियों के बीच थोड़ा सा खुला दरवाजा। माइकल ने सिर हिलाया, समझ गया कि एंड्रिया क्या दे रही है और उसकी सीमाएं भी। एक दिन में एक कदम। 2 हफ्ते उस गाला की सच्चाई सामने आने के बाद जिंदगी एक नए लेकिन असहज ढर्रे में लौट आई थी। एंड्रिया और लियाम अपने अपार्टमेंट लौट चुके थे। हालांकि माइकल ने जिद करके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया था, ताकि बचे हुए लेकिन जिद्दी मीडिया वालों से सुरक्षा बनी रहे। शुरुआती हंगामा अब न्यूज साइकिल में समा गया था, लेकिन अफवाहों और टैबलॉइड्स में अब भी कभी कभी कहानी फिर उभर आती थी। माइकल ने अपनी बीएमडब्ल्यू कैफे लुमिनोसो के बाहर पार्क की, ग्राहकों की जिज्ञासु निगाहें नजरअंदाज करते हुए जो उसे पहचान गए थे। अब ये अनौपचारिक मुलाकातें उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थीं। एंड्रिया की शिफ्ट के दौरान आना, कभी सिर्फ कॉफी के लिए, कभी लियाम की शेड्यूल या आने वाले इवेंट्स पर बात करने के लिए। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो पहली बार एक सामान्य ग्राहक की तरह आया था। दरवाजे की घंटी बजी और कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे। एंड्रिया ने काउंटर के पीछे से सिर उठाया। चेहरे पर हैरानी की एक झलक आई। मुझे लगा तुम्हारी आज पूरे दिन बोर्ड मीटिंग्स हैं, उसने कहा जैसे ही माइकल पास आया। थी, माइकल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। एंड्रिया ने उसका चेहरा देखा, तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? माइकल ने चारों ओर देखा, अन्य ग्राहकों की ओर। क्या हम कहीं प्राइवेट में बात कर सकते हैं? एंटोनियो, कैफे का मालिक, उनकी बातचीत नोटिस कर चुका था। उसने एंड्रिया को इशारा किया कि वो अंदर चली जाए। 15 मिनट ले लो एंड्रिया, मेरे ऑफिस का इस्तेमाल कर लो, उसने कहा। जैसे ही दरवाजा पीछे से बंद हुआ, माइकल ने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फिराया। एक ऐसा इशारा जिसे एंड्रिया अब पहचानने लगी थी कि ये उसकी निराशा का संकेत था। बोर्ड ने वोट करके मुझे अस्थायी रूप से सीईओ के पद से हटा दिया है, उसने कहा। उसके शब्दों में दबी हुई नाराजगी थी। जब तक मेरी व्यक्तिगत स्थिति सुलझ नहीं जाती और कंपनी के काम में ध्यान भटकाना बंद नहीं होता, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, एंड्रिया ने गुस्से में कहा। यह तुम्हारी कंपनी है। ये एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका बोर्ड शेयर धारकों को जवाबदेह होता है, माइकल ने संशोधन करते हुए कहा। और मेरी मां के पास अब भी इतने शेयर हैं कि वोट को प्रभावित कर सके। ये सब एवलिन ने किया है। एंड्रिया के हाथ गुस्से में मुट्ठियों में बदल गए। वो कहती है कि वो कंपनी की रक्षा कर रही है, माइकल ने कड़वाहट से कहा। जेन सेन मर्जर अटका हुआ है, हमारा स्टॉक 12% गिर चुका है। इन्वेस्टर्स को लीडरशिप को लेकर चिंता है। एंड्रिया एंटोनियो की कुर्सी पर बैठ गई। गैलानी की एक लहर उस पर छा गई। ये मेरी गलती है अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आई होती। नहीं, माइकल ने उसकी बात काटते हुए दृढ़ता से कहा। यह सब ना तुम्हारी गलती है, ना लियाम की। पूरी गलती मेरी मां की है और उसके षड्यंत्रों की। अब क्या करोगे? एंड्रिया ने पूछा। माइकल के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। सच कहूं तो पता नहीं, पहली बार मेरे वयस्क जीवन में ना मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचना है, ना आधी रात को कॉल्स लेनी है। सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड्रिया मुस्कुरा दी उसकी घबराई हुई हालत पर। स्वागत है हमारी दुनिया में, उसने कहा हल्के फुल्के अंदाज में। मैं सोच रहा था शायद इस समय का इस्तेमाल अपने बेटे को बेहतर जानने के लिए कर सकूं, माइकल ने सावधानी से कहा।
जैसे उसकी मंजूरी चाहता हो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। उसका वह संवेदनशील सतर्क अंदाज, जिससे वो उनके नाजुक सहपालन संबंध को संभाल रहा था, एंड्रिया को छू गया। हर बाधा के बावजूद वो उसकी सीमाओं की इज्जत कर रहा था। लियाम की मुख्य देखभालकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की कद्र कर रहा था। उसे अच्छा लगेगा, एंड्रिया ने धीरे से कहा। वो कई बार बात कर चुका है कि वो तुम्हें अपना पूरा साइंस प्रोजेक्ट दिखाना चाहता है, वही जिसने ग्रांट जीती थी। मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा, माइकल ने कहा। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, मैं सोच रहा था, क्या मैं कभी कभी उसके होमवर्क में मदद कर सकता हूं, या उसकी कुछ गतिविधियों में उसे ले जा सकता हूं। एंड्रिया ने सिर हिलाया। उसके सीने में एक गर्माहट फैल गई उसकी इस कोशिश पर कि वो एक सामान्य पिता की तरह हर रोज की परवरिश में हिस्सा लेना चाहता है। इस शनिवार को उसका साइंस क्लब का कंपटीशन है। वो अपने विंड टरबाइन डिजाइन पर काम कर रहा है, एंड्रिया ने बताया। शनिवार, ठीक है, माइकल ने दोहराया और अपना फोन निकालकर नोट बनाया। मैं वहां मौजूद रहूंगा। जब वे कैफे के मुख्य हिस्से की ओर लौट रहे थे, माइकल एक पल के लिए रुका। एक और बात है, मैंने कल सुबह के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की है। मैं सार्वजनिक रूप से लियाम को अपना बेटा मानने वाला हूं और हमारी स्थिति के बारे में चल रही अफवाहों को संबोधित करूंगा। मैं चाहता था कि पहले तुम्हारी रजामंदी ले लूं। एंड्रिया ने उसका चेहरा गौर से देखा। अभी क्यों? क्योंकि अब और सहन नहीं होता। ये सब अटकलें, टैबलॉइड की कहानियां, फोटोग्राफर जो तुम्हारे और लियाम के पीछे पड़े रहते हैं। माइकल का चेहरा सख्त हो गया। और क्योंकि मेरी मां को यकीन है कि मैं इस बात से भागूंगा, कि मैं इसे कोई शर्मनाक राज समझूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। लियाम इससे बेहतर का हकदार है। एंड्रिया के अंदर कृतज्ञता की एक लहर दौड़ गई। शुक्रिया, उसने कहा। माइकल ने कैफे से एक कॉफी ऑन ऑर्डर की और एंटोनियो के विरोध के बावजूद पूरी कीमत चुकाने पर जोर दिया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, वो पलटकर बोला, शनिवार को मिलते हैं। एंड्रिया ने सिर हिलाया और उसे अपनी कार की ओर जाते देखा। एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी, यहां तक कि उसके पास मौजूद तमाम संसाधन भी हालात पर काबू नहीं कर पाए थे। फिर भी वह आज पहले से कहीं ज्यादा असली और सच्चा लग रहा था। शनिवार आया और मौसम बिल्कुल परफेक्ट था आउटडोर साइंस कंपटीशन के लिए। लियाम थोड़ी घबराहट में अपने डिस्प्ले बोर्ड के साथ खेल रहा था जब एंड्रिया उसकी डेमो मशीन सेट कर रही थी। क्या वो सच में आएंगे? लियाम ने कूल दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। उन्होंने कहा था कि आएंगे, एंड्रिया ने जवाब दिया और पार्किंग लॉट की तरफ नजर दौड़ाई। माइकल ने सिर्फ आने का वादा नहीं किया था, बल्कि 2 बार कॉल करके समय और स्थान कंफर्म किया था। उसने यह भी पूछा था कि लियाम को दोपहर के खाने में क्या पसंद है। और वो खुद भी उतना ही नर्वस लग रहा था जितना लियाम, सब कुछ सही करने के लिए। पर शायद वो बहुत बिजी होंगे ना, वीकेंड्स पर भी, कंपनी वगैरह के साथ, लियाम ने कहा। एंड्रिया ने सावधानी से शब्द चुने। तुम्हारे पापा अब तुम्हें अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं, लियाम। इसका मतलब है वो जरूर आएंगे। जैसे ही उसने यह कहा, स्कूल के मैदान के किनारे एक जानी पहचानी आकृति दिखी। न वो चमचमाते सूट वाला कारपोरेट एग्जीक्यूटिव, बल्कि जीन्स और बटन डाउन शर्ट पहने थोड़ा कैजुअल रूप, हाथ में कॉफी की ट्रे और लियाम की पसंदीदा डोनट शॉप का एक बैग थामे। लियाम का चेहरा खिल उठा। वो आए? बिल्कुल आए, एंड्रिया ने भी अनजाने में मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हारे पापा हैं। माइकल थोड़ा संकोच से भरा आगे बढ़ा, दूसरे पेरेंट्स और बच्चों की जिज्ञासु निगाहों को महसूस करता हुआ। मैं थोड़ी मदद लाया हूं, उसने कहा, कॉफी और डोनट्स आगे बढ़ाते हुए। ब्रेन फूड, ऑनसम। लियाम चहक उठा और तुरंत बैग की ओर झपटा। क्या आपने चॉकलेट ग्लेज वाला स्प्रिंकल्स के साथ वाला लिया? 2 लिए हैं, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। लियाम ने हैरान होकर अपनी मां को देखा, जो मासूमियत से कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा दी। शायद उसने माइकल को लियाम की कुछ पसंद भेज दी थी टेक्स्ट में। तो यही है वो मशहूर विंटरबाइन।
माइकल ने कहा, परियोजना को सच में दिलचस्पी से देखते हुए। बताओ तो, ये काम कैसे करता है? अगले 20 मिनट तक लियाम ने पूरे उत्साह से अपने डिजाइन में किए गए बदलाव, ब्लेड एंगल की गणनाओं के लिए इस्तेमाल किए गए गणितीय फॉर्मूले और भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के बारे में बताया। माइकल ने सोच समझकर सवाल पूछे, कुछ सुझाव भी दिए और एकदम साफ नजर आने वाले गर्व से मुस्कुराता रहा। एंड्रिया एक कदम पीछे हट गई। पिता और बेटे को एक साथ परियोजना पर झुके हुए देखती रही। दोनों के गहरे बाल एक जैसे, हाथों की हाव भाव में भी वही समानता, तकनीकी बातें करते हुए बिल्कुल एक जैसे। इस दृश्य ने उसकी गले में एक अनचाही सी कसक भर दी। जब जज उनके पास आए, माइकल ने लियाम को प्रोत्साहन भरी थम्स अप दी और फिर आकर एंड्रिया के बगल में खड़ा हो गया। वो कमाल है, माइकल ने फुसफुसाया, बहुत होशियार। ये उस पर नहीं, मुझ पर गया है, एंड्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन उसका जुनून, उसकी लगन, वो तुमसे आई है। माइकल की नजर उसके चेहरे पर थोड़ी ज्यादा देर तक ठहरी रही, जितनी औपचारिक रूप से जरूरी थी। एंड्रिया को लगा जैसे उसके गालों पर गर्मी दौड़ गई हो और उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। उनके बीच ये नया रिश्ता, ना पूरी तरह दोस्ती, ना बिल्कुल अलग, ना ही एक कपल, लेकिन सिर्फ को पेरेंट्स से कहीं ज्यादा, उसे लगातार उलझन में डाल रहा था। बाद में जब लियाम ने पहला पुरस्कार जीता और उसकी मुस्कान गर्व से फैल गई, तो माइकल ने बिना सोचे एंड्रिया के कंधे पर बांह रख दी। एंड्रिया पहले तो थोड़ी सख्त हुई, फिर धीरे धीरे उस आधे आलिंगन में ढल गई और उस पल को उसके साथ साझा करने दी। हमने कुछ अद्भुत बनाया है, माइकल ने कहा। उसकी नजर उनके बेटे पर टिकी हुई थी। बाकी जो भी हुआ हो, ये तो हमने सही किया। वो खामोशी जो दोनों के बीच छाई रही, एक याद बन गई कि वो कभी एक दूसरे के लिए क्या थे और क्या हो सकते थे अगर किस्मत और परिवार बीच में न आते। शाम को वे माइकल के डाउनटाउन पेंट हाउस में थे, जहां उसने प्रतियोगिता के बाद जश्न के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। लियाम हाईटेक होम थिएटर एक्सप्लोर कर रहा था, जबकि एंड्रिया और माइकल बालकनी पर खड़े शहर की रोशनियों को निहार रहे थे। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही, एंड्रिया ने कहा, उस आरामदायक चुप्पी को तोड़ते हुए। मैंने उसे ऑनलाइन देखा। माइकल ने बहुत ईमानदारी और स्पष्टता से लियाम को अपना बेटा माना था। बताया था कि उसे इस बात का हाल ही में ही पता चला है और वह चाहता है कि लोग उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दें ताकि वे अपने रिश्ते को बना सकें। एंड्रिया की उम्मीद के उलट माइकल ने उसे भी सार्वजनिक रूप से डिफेंड किया था। साफ साफ कहा था कि उसने कई बार उसे बताने की कोशिश की थी और उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि वो साल उनके बीच खो गए। मैंने जो भी कहा, दिल से कहा। माइकल ने बस इतना कहा, मुझे पता है, एंड्रिया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। लियाम ने भी देखा उसे। वो भावुक हो गया था। उसके लिए बहुत मायने रखता है कि तुमने इतने खुले तौर पर उसे अपनाया। अगर जरूरत हो तो हर दिन करता रहूंगा, माइकल ने वादा किया। बहुत कुछ पहले ही खो चुका हूं। शाम की हवा में सागर की हल्की खुशबू तैर रही थी, जब वे साथ खड़े उस शहर को देख रहे थे जहां वे कभी जवान थे और प्यार में थे, जहां उन्होंने एक ऐसा जीवन बनाया था जिसे बांटने की इजाजत उन्हें तब नहीं मिली। माइकल, एंड्रिया ने हिचकिचाते हुए शुरुआत की, मुझे एक बात जाननी है। वो गर्मी, तुम्हारे जज्बात, वो सब असली था? ये सवाल पिछले 12 सालों से उसे परेशान करता रहा था। क्या माइकल ने सच में उससे प्यार किया था, या वो सिर्फ अपनी मां के खिलाफ बगावत या एक गमगीन बेटे के लिए गर्मी की एक फुर्सत भर थी? माइकल उसकी तरफ मुड़ा। चेहरे पर गहराई से भरी ईमानदारी थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज थी। मेरे पापा की मौत के बाद सब कुछ खोखला लगने लगा था, सब बेमानी सा, सिवाय तुम्हारे। जब मैं डूब रहा था, तुम मेरी लंगर थी। उसकी बातों की सादगी एंड्रिया के भीतर कुछ तोड़ गई। एक शक जो एंड्रिया के भीतर इतने लंबे समय से था कि अब वो उसे महसूस भी नहीं करती थी, आज जाकर खुला। मैं कभी यह सोचना बंद नहीं कर पाई, उसने कबूल किया। तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, जो हो सकता था, उसके बारे में। मैंने भी नहीं,
माइकल ने स्वीकार किया। यहां तक कि जब मुझे लगा कि तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा है, तब भी कुछ तो अधूरा सा लगता था हमेशा। मैंने डेटिंग की, कुछ रिश्ते भी गंभीर हुए, लेकिन कुछ भी कभी पूरा नहीं लगा। अंदर से लियाम की आवाज आई। वो उत्साह से चिल्लाया। उसे माइकल का विंटेज वीडियो गेम कलेक्शन मिल गया था। उनके बीच का वो पल, जो नाजुक था, अनकहे जज्बातों से भरा हुआ, रुक गया। दोनों अपने बेटे के जोश पर मुस्कुराए। एक दिन एक समय पर एंड्रिया ने उसे नरमी से याद दिलाया, उनकी पहले की बातचीत को दोहराते हुए। माइकल ने सिर हिलाया, उस सीमा का सम्मान करते हुए जो एंड्रिया ने तय की थी। एक दिन में एक कदम। लेकिन जब वे अंदर जाने के लिए मुड़े, तो माइकल की उंगलियां हल्के से एंड्रिया की उंगलियों को छू गईं। एक सवाल था उस स्पर्श में, एक उम्मीद कि शायद एक दिन वो सब कुछ वापस पा सकें जो उनसे कभी छीन लिया गया था। कैफे लुमिनोसो का प्राइवेट कमरा शाम के लिए पूरी तरह बदल चुका था। छत पर टिमटिमाती लाइट्स, हर टेबल पर सफेद गुलाबों की सजावट। माइकल ने पूरा कैफे ही बुक कर लिया था इस मौके के लिए। लियाम ने गाला में सच बताया था उसके एक महीने बाद, और उस गर्मी के रोमांस को जैसे एक उम्र बीत चुकी थी जिसने लियाम को जन्म दिया था। एंड्रिया ठीक 7 बजे पहुंची, नीले रंग की एक सादगी भरी ड्रेस पहने, जो उसकी आंखों के रंग को उभार रही थी। वह दरवाजे पर रुकी, उस अंतरंग माहौल को महसूस करते हुए। सिर्फ 2 लोगों के लिए सजा एक टेबल, पृष्ठभूमि में हल्का संगीत, और माइकल खिड़की के पास थोड़ा नर्वस खड़ा हुआ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसने कहा, उस खूबसूरत साज सज्जा की ओर इशारा करते हुए। मुझे करना था, माइकल ने जवाब दिया। जहां से हमने फिर से जुड़ना शुरू किया था, वहीं लौटना सही लगा। एंड्रिया मुस्कुराई, उस दिन को याद करते हुए जब माइकल पहली बार कैफे में आया था और उसकी सजी धजी जिंदगी हिला दी थी। जहां तुमने अमेरिकानो ऑर्डर किया था और मुझे पहचाना तक नहीं था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, माइकल ने हंसते हुए कहा। हालांकि मेरी सफाई में, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम्हारे बालों में पर्पल स्ट्रिक्स थे और तुम कॉम्बैट बूट्स पहने हुए थी। मैं अपनी बगावती फेज को पूरी तरह निभा रही थी, एंड्रिया ने हंसते हुए कहा, और बैठ गई। एंटोनियो खुद उन्हें खाना परोसने आया। उसने बड़े गर्व से इस डिनर को सदी का पुनर्मिलन घोषित किया था। खाना खाते वक्त बातचीत बड़ी सहज रही। लियाम के साइंस प्रोजेक्ट की अपडेट, एंड्रिया की कॉलेज क्लासेस के किस्से, और माइकल के फाउंडेशन के नए कामों की खबरें। तो बोर्ड ने अभी तक तुम्हें वापस नियुक्त नहीं किया? एंड्रिया ने पूछा, जब वे डेजर्ट खत्म कर रहे थे। माइकल ने सिर हिलाया। औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन अब मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं वापस जाना चाहता हूं या नहीं। कम से कम उसी भूमिका में तो नहीं। सच में? एंड्रिया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, थोड़ी हैरानी से। मुझे लगा था वो कंपनी ही तुम्हारी सब कुछ थी। मुझे भी यही लगा था, माइकल ने माना। लेकिन इन पिछले हफ्तों में लियाम के साथ रहकर, उसकी साइंस टीम को कोच करना, होमवर्क में मदद करना, बस एक पिता बनकर रहना, इसने मुझे महसूस कराया कि अब तक मैं क्या मिस कर रहा था। कंपनी तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये साल जो लियाम के साथ हैं, वो नहीं। एंड्रिया के भीतर कुछ गर्मजोशी से भर गया। ये माइकल अब पहले वाला नहीं था। न वो 18 साल का महत्वाकांक्षी लड़का जिससे उसे कभी प्यार हुआ था, और न ही वो कॉरपोरेट दुनिया का चमकदार चेहरा जो हाल ही में उसकी जिंदगी में लौटा था। अब उसके भीतर एक गहराई थी, एक ठहराव, जो तब आता है जब किसी के जीवन की प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं। लियाम की बात करें तो, एंड्रिया ने कहा, वो पिछले कुछ दिनों से काफी साफ इशारे कर रहा है कि वो सेलिंग सीखना चाहता है। उसे तुम्हारी बोट के बारे में पता चल गया है? माइकल हंस पड़ा। मैं उसे जरूर सिखाना चाहूंगा, शायद अगले वीकेंड चलें, पूरा दिन निकालकर। उसे अच्छा लगेगा, एंड्रिया ने कहा, फिर थोड़ी रुक कर जोड़ा, मुझे भी। माइकल के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उम्मीद, जो अब तक बहुत संभाल कर रखी गई थी। पिछले एक महीने में उन्होंने अपने नए रिश्ते को बहुत सावधानी से संभाला था। आंद्रेया, माइकल ने गंभीर स्वर में कहा,
मुझे तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ बताना है। आंद्रेया थोड़ी तन गई। एवलिन हैरिसन उनके इस नए नाजुक रिश्ते पर अब भी एक साया बनी हुई थी। लियम की जिंदगी से दूर, उनके आपसी सहमति से और अपने किए पर बिना किसी पछतावे के। क्या हुआ उन्हें? वो अस्पताल में हैं, माइकल ने धीरे से कहा। 3 दिन पहले उन्हें स्ट्रोक आया था। ओह माइकल, आंद्रेया ने दुख से कहा। तमाम पुरानी बातों के बावजूद उसके लिए सहानुभूति जागी, ये सोचकर कि माइकल पर क्या बीत रही होगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें इस बोझ से दूर रखना चाहता था, माइकल ने स्वीकार किया। इतनी सब बातें होने के बाद फिर भी वो तुम्हारी माँ है, आंद्रेया ने नरमी से कहा। और लियम की दादी, चाहे हमें पसंद हो या नहीं, कितना गंभीर है। डॉक्टर्स को नहीं पता कि वो पूरी तरह ठीक होंगी या नहीं। होश में हैं लेकिन बहुत कमजोर। माइकल की आंखों में चिंता झलक रही थी। वो तुम्हें देखना चाहती हैं। आंद्रेया हैरान रह गई। मुझे? वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? पता नहीं, माइकल ने कबूल किया। लेकिन वो बहुत जिद कर रही हैं। कहती हैं उन्हें कुछ कहना है तुमसे। वो वाक्य अधूरा ही छूट गया। आंद्रेया की सोच दौड़ने लगी। एवलिन हैरिसन से फिर से आमना सामना करना, जिसने उसे गोल्ड डिगर समझा था, जिसने माइकल से उसका भविष्य छीन लिया था और लियम को उसके पिता से वंचित कर दिया था। सोचकर ही उसका पेट मरोड़ उठा। और फिर भी जवाब पाने की संभावना, शायद कुछ बंद दरवाजे खोलने की। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आंद्रेया ने धीरे से पूछा। जरूर, माइकल ने उसका हाथ थामते हुए कहा। एवलिन हैरिसन का प्राइवेट अस्पताल का कमरा फूलों से भरा था, बिजनेस एसोसिएट्स और समाज के दोस्तों की ओर से। But the woman herself looked small and faded against the white pillows. जब आंद्रेया और माइकल कमरे में दाखिल हुए, उसने थोड़ा सिर मोड़ा। उसकी नजर अब भी तेज थी, भले ही शरीर कमजोर हो गया हो। तो तुम आ ही गई, उसने कहा, आवाज पतली लेकिन अब भी हुक्म देने वाली। आंद्रेया धीरे से बिस्तर के पास पहुंची। माइकल ने कहा था आप मुझसे मिलना चाहती हैं। एवलिन ने इशारे से माइकल को बाहर जाने को कहा। वह थोड़ा झिझका, फिर आंद्रेया की ओर देखा। उसने हल्का सिर हिलाया और माइकल कमरे से बाहर निकल गया। बैठो, एवलिन ने आदेश दिया। आंद्रेया बैठ गई, मन में अनगिनत आशंकाएं। मैं गलत थी, एवलिन ने कहा। माफ कीजिए, आंद्रेया चौंक गई। दोबारा मत कहने को मजबूर करो, सुन लिया ना, मैं गलत थी। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इरादों के बारे में। आंद्रेया स्तब्ध रह गई। मुझे लगा तुम हैरिसन की दौलत के पीछे हो, एवलिन ने कहा। बहुत सी औरतें पहले भी ऐसा कर चुकी थीं। जब तुम्हारी मां ने मुझसे संपर्क किया। मेरी मां ने? आंद्रेया बीच में बोल पड़ी। एवलिन ने सिर हिलाया। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो इज्जतदार परिवार से थी। अपनी अविवाहित बेटी का किसी हैरिसन से बच्चा होना स्कैंडल होता। उसने एक तिरस्कार भरा इशारा किया। हमारी सहमति जल्दी बन गई। आंद्रेया को विश्वासघात की टीस महसूस हुई। वही मां जिसने उसे सहारा दिया था, वही उसके खिलाफ। आप अब ये सब क्यों बता रही हैं? जब मृत्यु पास दिखती है, कुछ बातें साफ हो जाती हैं, एवलिन ने कहा। मैंने माइकल को देखा है पिछले कुछ हफ्तों में। वो अलग है, खुश है, और वो लड़का, उसमें हैरिसन वाली आत्मा है। मैं अब भी मानती हूं कि मैंने जो किया वो जरूरी था, उसने कहा। माइकल पितृत्व के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं मानती हूं कि मेरे तरीके बहुत कठोर थे। कठोर? आंद्रेया फुफकार उठी। आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैंने हैरिसन की विरासत को सुरक्षित रखा, एवलिन ने जवाब दिया, पर शायद बहुत बड़ी कीमत पर। और कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हारी मां ने सिर्फ मदद नहीं की, सुझाव उन्हीं का था। आंद्रेया को जैसे झटका लगा। एलिजाबेथ सिमंस ने मुझसे बात की। उसे तुम्हारे और माइकल के रिश्ते की चिंता थी, तुम्हारी पढ़ाई, भविष्य। वो नहीं चाहती थी कि तुम एक अमीर आदमी के बच्चे से बन जाओ। आंद्रेया की आंखों में आंसू आ गए, टुकड़े जुड़ने लगे। अरिजोना की नर्सिंग प्रोग्राम, अकेले मां बनने की सीखें। उसने कभी बताया नहीं, आंद्रेया बुदबुदाई। हमने तय किया कि यही बेहतर है, एवलिन बोली। बेहतर ये कि तुम मुझे दोष दो, न कि अपनी मां को।
आप अब क्यों बता रही हैं ये सब? इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? एवलिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, हमेशा करता आया है। और अगर तुम दोनों साथ कुछ बनाना चाहते हो, तो उसे झूठ नहीं, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। आंद्रेया अचानक खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा। आंद्रेया, एवलिन ने पुकारा। मैं माफी नहीं मांग रही, मैं समझ दे रही हूं, फर्क होता है। माइकल ने आंद्रेया को अस्पताल की रूफटॉप गार्डन में पाया, जहां वो आकाश की ओर देखती रो रही थी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। सिसकियों के बीच आंद्रेया ने सारी सच्चाई बताई, अपनी मां की भूमिका, एवलिन के खुलासे। माइकल चुपचाप सुनता रहा, उसका हाथ आंद्रेया के कंधे पर धीरे से रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर विश्वास करूं, आंद्रेया ने कहा। मैंने जिंदगी भर सोचा कि तुमने हमें छोड़ा, फिर सोचा तुम्हारी मां ने सब किया, और अब मेरी अपनी मां इतने बड़े धोखे से कैसे उभरे? माइकल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद हम इससे उभरे नहीं, शायद हम इसके बीच से साथ गुजरे। आंद्रेया ने उसकी ओर देखा, वाकई देखा, उस आदमी को जिसने अपने पिता को खोया, जिसे उसकी मां ने मोहरा बनाया, जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया, और अब उसके पास खड़ा था सिर्फ साथ देने के लिए। साथ, उसने धीरे से दोहराया। मैं जानता हूं हमने कहा था, वन डे एट अ टाइम, माइकल ने सावधानी से शुरू किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैंने तुम्हें कभी प्यार करना बंद नहीं किया। सच में नहीं। जब मुझे लगा तुमने खुद छोड़ा, तब भी मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहा। उसके शब्दों की सादगी और ईमानदारी ने एंड्रिया की वो आखिरी दीवार भी तोड़ दी, जो उसने इतने सालों में अपने इर्द गिर्द खड़ी की थी। चाहे उनकी माओ ने जो भी किया हो, चाहे जो भी झूठ बोले गए हों, उनके बीच की सच्चाई अब भी कायम थी। वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत बेटा पैदा किया था, और अब वे उस दूसरे मौके के मुहाने पर खड़े थे, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मुझे लगता है अब मैं उस कॉफी डेट के लिए तैयार हूं, एंड्रिया ने भीगे हुए मुस्कान के साथ कहा, उस निमंत्रण की ओर इशारा करते हुए जो माइकल ने हफ्तों पहले कैफे में दिया था, जिसे उसने शालीनता से ठुकरा दिया था, क्योंकि वो उम्मीद करने से डरती थी। माइकल के चेहरे पर एक लड़कपन वाली मुस्कान फैल गई, जो उसे बहुत हद तक लियाम की याद दिलाती थी। मैं एक जगह जानता हूं, वह बोला, मालिक इटालियन है, शहर का सबसे बढ़िया कैपुचिनो बनाता है। 1 महीने बाद ला होया कोव के समंदर किनारे सुबह की रोशनी में रेत लगभग खाली थी। एंड्रिया नंगे पांव तटरेखा के साथ चल रही थी, वही जगह जहां उन्होंने और माइकल ने किशोरावस्था में तारे गिनते हुए वादे किए थे। दूर उसे 2 आकृतियां दिखीं। लियाम आगे दौड़ रहा था, माइकल उसके पीछे शांत गति से आ रहा था। दोनों के हाथ में सर्फबोर्ड थे। उनके वीकली सर्फिंग लेसन अब लियाम की सबसे पसंदीदा एक्टिविटी बन चुकी थी, बाप बेटे के बीच एक खास समय। जैसे ही वे पास आए, लियाम ने उत्साहित होकर हाथ हिलाया। मॉम, आपने देखा मैं वेव पर कैसे टिका? डैड कहते हैं मैं नेचुरल हूं। मैंने देखा, एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो रहे हो। माइकल उसके पास पहुंचा, बालों से नमकीन पानी टपक रहा था, आंखें खुशी से झुकी हुई थीं। ये सच में नेचुरल है, मेरे से तो बेहतर जब मैं इसकी उम्र का था। मैं सोच रहा था, उसने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक रही थी। लियाम ने जिक्र किया था कि उसे कोई भाई बहन चाहिए। एंड्रिया हंसी, उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए। अच्छा, और क्या ये बात उसने खुद से कही या तुमने उसे आइडिया दिया? मैं कभी नहीं, माइकल ने नकली नाराजगी से कहा। हाँ, इतना जरूर कहा कि मुझे अपने कजिन्स के साथ बड़ा होकर बहुत मजा आया था। बहुत चालाकी है, एंड्रिया ने चिढ़ाया। उन्होंने देखा लियाम एक बार फिर लहरों की ओर भागा, निडर, खुश, पूरी तरह जीवंत, उनके प्यार की जीती जागती निशानी। हमें बहुत कुछ पूरा करना है। क्षितिज पर सूरज ऊंचाई पर चढ़ने लगा, पानी पर सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ। उस तट पर खड़े 3 लोगों पर भी, सिर्फ एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा नहीं, बल्कि एक परिवार, जो सच्चाई, क्षमा
और कभी न मिटने वाले प्रेम से फिर से जन्म ले रहा था। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।